नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए जीके जीएस के 40 प्रश्नों की जो हम क्लास चला रहे हैं उसका भाग 7 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि आज का हमारा जो जीके जीएस का क्लास है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विद्युत चुंबकत्व का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकल फैराडे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। माइकल फैराडो को जो है विद्युत चुंबकत्व का जनक कहा जाता है। और दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी गंगा नदी की बाएं तट की सहायक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो गंगा की बाएं तट की सहायक नदी इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, महानंदा रिवर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो महानंदा नदी है यह निकलती कहाँ से है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में जो आपकी दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं यहीं से इस महानंदा नदी का उद्गम होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यमुना और सोन ये दो नदियां जो हैं गंगा की सहायक है, लेकिन ये दाएं तट से मिलती हैं गंगा में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। गंगा में दाएं तट से मिलने वाली ये दो नदियां हैं यमुना और सोन, लेकिन जो महानंदा रिवर है यह गंगा में बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो शून्यकाल है, जो जीरो आवर है, इसको हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो इसमें से आप याद कर लीजिएगा, इसको हमने कहीं से भी लिया नहीं हुआ है, क्योंकि यह भारतीय नवाचार है, भारतीय संसद का ही यह नवाचार है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा कि जो शून्यकाल होता है हमारा, जो जीरो आवर का कॉन्सेप्ट है, इसको भारत के द्वारा ही दिया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा यह जो जीरो आवर है कब से कब तक होता है, हमारे भारतीय संसद में जो 12 बजे से लेके 1 बजे तक का समय होता है वह जीरो आवर का होता है, यानी कि शून्यकाल का होता है। वहीं क्वेश्चन आवर का समय आपका 11 से 12 बजे तक होता है। भारतीय संसद की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है उसको हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं, यानी कि उसको हम प्रश्नकाल बोलते हैं। और प्रश्नकाल का जो समय होता है यह 11 से लेकर 12 बजे के बीच होता है। ठीक, प्रश्नकाल के बाद का जो काल होता है उसको हम शून्यकाल बोलते हैं। और शून्यकाल जो होता है 12 से लेके 1 बजे तक होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो शून्यकाल का कॉन्सेप्ट है यह भारत के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया, भारतीय संसद का ही यह नवाचार है शून्यकाल का कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वही रहेगा, या इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, जो द्रव्यमान होता है वह कहीं भी बदलता नहीं है, द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। एक चीज़ आपको याद रखना है, चाहे पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर हो, किसी वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं रहेगा, एक समान रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं। तो करजन वाली की जो हत्या है यह मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी 1909 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा के द्वारा जो है करजन वाली की हत्या 1909 में की गई थी। वहीं अंग्रेजों के द्वारा खुदीराम बोस को जो मृत्यु दंड है यह कब दिया गया था, 1908 में दिया गया था। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब किया गया था, तो 1881 में किया गया था। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। 1881 में जो है केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। वहीं अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन था यह कब किया गया था, 1912 में किया गया था। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से कालानुक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना हुई थी, तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, यानी कि तीसरा पहले आपका होगा।
तो तीसरा आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका सेकंड नंबर यानी कि 1908 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपका तीसरा आएगा यानी कि केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर आएगा यानी कि खुदीराम बोस की मृत्यु दंड हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट आएगा यानी कि कर्जन वाली की हत्या, और लास्ट में आपका चौथा आएगा अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ, जो कि 1912 में किया गया था। तो सभी की डेट आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये सभी डेट इंपॉर्टेंट है। भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था, आपसे पूछा जा रहा है। तो भोजपुरी की जो लोकप्रिय कविता फिरंगिया है, इसको लिखने वाले कवि का नाम था मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिन्हा ने यहाँ पे सिंह है, मनोरंजन प्रसाद सिंह। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और पीतल किसकी मिश्र धातु है। पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है। मिश्र धातुओं की क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, इसको आप देख लीजिएगा। मिश्र धातु से प्रश्न रेलवे की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और जिंक की। तो कॉपर और जिंक आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। तो यह जो टाइगर रिजर्व है यह आंध्र प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश स्टेट में। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, आपको बताना है राइट आंसर। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे शरीर का वायुमंडलीय दाब होता है, हमारे रक्त का वायुमंडलीय दाब होता है वह यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसे आप याद कर लीजिएगा, हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो दिए गए ऑप्शन में से वह कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम यानी कि सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है महाभियोग लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप याद कर लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और भारत में प्रवेश करने वाला पश्चिमी विक्षोभ जो है वह कहाँ से उत्पन्न होता है, इसकी उत्पत्ति का स्थान आपको बताना है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ की घटना होती है जिसके कारण ठंडी में भारत में उत्तर पश्चिम वाले एरिया में बरसात देखने को मिलती है, तो यह जो पश्चिमी विक्षोभ है यह उत्पन्न कहाँ से होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो मेडिटेरेनियन सागर यानी कि भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तरफ पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और एक तरफ जो है दिया गया है कि वे किस मॉडल पर आधारित हैं। तो आपको बस इसको सुमेलित करना है कि सही सुमेलित इसको कीजिए फटाक से। तो आइए देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी यह किस मॉडल पर आधारित थी। तो आप याद कर लीजिएगा, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी कि ए का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ए का आपका 2 हो जाएगा। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना थी यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित, यानी कि आपका बी का क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। वहीं तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसका मॉडल आपको बताना है कि यह किस मॉडल पर आधारित थी। तो यह सुखमय चक्रवर्ती यानी कि
एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। वहीं चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो डी का क्या हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा अशोक रुद्र मॉडल, तो डी का आपका 3 हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आइए एक एक करके इन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कुछ डिटेल भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यह कब से कब तक चलाई गई थी, 1951 से 56 के बीच चलाई गई थी। हैराड डोवन मॉडल पर यह आधारित थी तथा इस पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो सिंचाई परियोजनाएं थी, जैसे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही स्टार्ट की गई थी। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, इनको आप याद कर लीजिएगा। आइए दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1956 से लेकर 1961 तक। ये डेट आपको याद रखना है, 1956 से लेकर 61 तक जो है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। और यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योगों व खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना भी की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, एकदम क्लियर रखने हैं। वहीं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से लेकर 1966 तक। और यह सुखमय चक्रवर्ती मॉडल यानी कि एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। वहीं चतुर्थ यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1969 से लेकर 1974 तक था। और यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो जो भी डिटेल मैंने आपको बताया है इन चारों योजनाओं के बारे में, कम से कम इतना तो आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल जी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, तो आप याद कर लीजिएगा, इनको जो है गोरखपुर में फांसी दी गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो काकोरी षड्यंत्र केस था जिसका नाम बदलकर हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, यह घटना कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 को। ये डेट आप याद कर लीजिएगा, 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी षड्यंत्र केस, जिसको अब हम जानते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से, यह घटना हुई थी। तो ये डेट आपको याद रखना है, 9 अगस्त 1925 को। और नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम की आपको पहचान करनी है जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से किसमें से होकर ध्वनि सबसे तीव्र गति से यात्रा करेगी, तो ठोस थे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे कम गति होती है गैसों में, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो ध्वनि जो है ठोस से होकर सबसे तीव्र गति से यात्रा करेगी। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो फेमस कोणार्क मंदिर है इसका जो निर्माण है किसने करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंग वंश के ये शासक थे नरसिंह देव प्रथम, इन्हीं के द्वारा जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो मंदिर है कोणार्क मंदिर, यह आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, उड़ीसा में यह कोणार्क मंदिर है जिसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप याद कर लीजिएगा, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर चीन के संघाई शहर में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, संघाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा और बड़ा बनता है, जिस कारण से इसका जो उपयोग है
दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा गाड़ियों के हेडलाइट में भी जो है, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में भी जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यहाँ पे HRA की बात हो रही है। तो HRA की जो स्थापना है कानपुर में की गई थी। किस वर्ष में? तो 1924 में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, 1924 में HRA की जो स्थापना है कानपुर में की गई थी। लेकिन काकोरी षड्यंत्र केस के बाद इस HRA का विघटन हो गया था, यह संस्था समाप्त हो गई थी, क्योंकि इसके जितने भी क्रांतिकारी थे मैक्सिमम क्रांतिकारी पकड़े जा चुके थे, जिस कारण से HRA जो है ख़त्म हो गई थी संस्था। लेकिन आगे चलकर 1928 में HRA का पुनर्गठन किया जाता है। किसके द्वारा? तो आप याद कर लीजिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। तो HRA का अब नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन था यह किया गया था 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिए, किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो दोनों आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। HRA का गठन हो जाएगा कानपुर में 1924 में, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA का जो गठन था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में 1928 में किया गया। तो दोनों की डेट अलग अलग है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसरो का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है यह आपको मिलेगा बेंगलुरु शहर में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके प्रमुख वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है? तो आप याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना है 2015 में की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। गुरुग्राम कहाँ पर है? तो हरियाणा में गुरुग्राम है, और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय है। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रोवर्स कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रोवर्स कप की यहाँ पे बात हो रही है। तो फुटबॉल से संबंधित यह कप है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तरफ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रावधान दिए गए हैं और उनसे संबंधित कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, तो इसको आपको सुमेलित करना है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या दिया गया है? पहला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो रिट का अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट का अधिकार है वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, यानी कि एक आपका 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा। वहीं उच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को जो रिट का अधिकार दिया गया वह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो यह अनुच्छेद आपका हो जाएगा 226, यानी कि आपका बी का 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 226। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू की पावर है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो वह दी गई है आर्टिकल 137 के तहत, यानी कि आपका सी का 2 हो जाएगा। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में। तो आपका डी का 1 हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आप याद कर लीजिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के रिट का अधिकार आपका आर्टिकल 32 में है। उच्च न्यायालय के रिट का अधिकार आपका आर्टिकल 226 में है। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू की जो पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है उसको आर्टिकल 137 में रखा गया है, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है आर्टिकल 124 के तहत की जाती है। तो दोनों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो आर्टिकल 137 में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्थानीय निकायों का जो चुनाव है कौन संपन्न करवाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थानीय निकायों का जो चुनाव है कौन संपन्न करवाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, जितने भी लोकल गवर्नमेंट के यानी कि लोकल्स आपके चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उनको संपन्न कराता है
कौन? तो राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो भारत का निर्वाचन आयोग है यह लोकसभा के चुनाव करवाता है। राज्य लोकसभा, विधानसभा, जितने भी इंपॉर्टेंट चुनाव होते हैं बड़े बड़े, उनको आपका भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है, लेकिन जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं उनको राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुंभ मेले को जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया था? कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2017 में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है वह आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं इसमें से। तो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार आपका एक मूल अधिकार है, इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार आपका मूल अधिकार है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 में यह दिया गया है। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आपका एक मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और समानता का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है, जो आपके किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक है। लेकिन काम पाने का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और किस मिट्टी को जो है रेगुर हम कहते हैं? किस मृदा को रेगुर कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में से हम काली मिट्टी को, काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे परफेक्ट, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 44 में किया गया है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तथा समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? तो गोवा था। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। तथा यह जो अनुच्छेद 44 है किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत यह अनुच्छेद आता है 44। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना इस्तीफा किसको देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं अपना जो इस्तीफा है ये उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और रक्तचाप के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप के रखरखाव के लिए इसमें से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका प्रश्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित यह प्रोटोकॉल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह प्रोटोकॉल लाया गया था। तथा यह लाया कब गया था प्रोटोकॉल? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था। और यह लागू कब होता है? तो 16 फरवरी 2005 से यह लागू होता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। गरीबी हटाओ का जो नारा था यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि जो गरीबी हटाओ का नारा था यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही दिया गया है। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत को छोड़कर जाने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो आप याद कर लीजिएगा, पुर्तगाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये आए थे 1498 में और सबसे लास्ट में ये जाते हैं 1961 में। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, पुर्तगाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है यह किससे उत्पन्न होती है? आपको बताना है।
तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ऑक्सीजन वायुमंडल में जाती है तो यह ऑक्सीजन जो है जल से उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जल से। 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप याद कर लीजिएगा, अनाईमुड़ी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि ऑप्शन आपका ए हमारा सही हो जाएगा। और यह किस पर्वत का हिस्सा है? तो अन्नामलाई पर्वत का। अन्नामलाई पर्वत की यह चोटी है, अन्नामलाई पर्वत की यह चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। वहीं नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है, जिसके बारे में भी आप याद कर लीजिएगा। वहीं माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। गुरु शिखर जो है माउंट आबू की हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेटा हो जाएगी। वह अन्नामलाई पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। फोटोवोल्टिक सेल का संबंध किससे है? फोटोवोल्टिक सेल का संबंध किससे हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा से संबंधित यह सेल होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही दिया गया है, सौर ऊर्जा से। 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम किस जगह होता है? आपसे पूछा जा रहा है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम आपको बताना है कि कहाँ पर होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, यह संगम देवप्रयाग में होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, देवप्रयाग में यह संगम देखने को मिलता है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पद्मनाभा स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? पद्मनाभा स्वामी मंदिर, तो यह जो मंदिर है केरल में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से 40 बेहतरीन प्रश्नों की क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया जीके जीएस की। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।